हेलो ब्रांडेड, आई होप आप लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस अप्रोच करेंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनपीसीएल साइंटिफिक असिस्टेंट पेपर्स जो मॉडल पेपर है यहाँ पर आप आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, जहाँ पर आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे क्वेश्चंस कवर होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न। एंड यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम सम्मिलित किए गए, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से हैं या किसी अदर ब्रांच से सिविल से हैं, तो उसके लिए भी पेपर आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, और मतलब फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और इसका वीडियो भी आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, हमारे ऑफिशियल साइट पर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स का ए रजिस्टर विथ कलर, जो अगर उसमें कलर बैंड है रेड 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 गोल्ड, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसका आंसर बी है 2K to 5%। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, ए रजिस्टर्ड एंड कैपेसिटर इन सीरीज इज कॉल्ड एज, यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे में पूछा गया है, एक कनेक्टिंग ए लीड फ्रॉम ए नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑफ ए बैटरी विल प्रोड्यूस, क्या होगा? अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। 4 नंबर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज दैट डेवलप अक्रॉस ए रेड एलईडी, उसमें कितना वोल्ट होगा? तो इसका आंसर ए 1.7 वोल्ट। 5 नंबर, इफ़ टू रजिस्टर आर प्लेस्ड इन सीरीज इज़ द फाइनल रेजिस्टेंस, अगर दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे तो फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि आर इक्वल टू होता है R1 + R2, यानी कि दोनों के रेजिस्टेंस को जोड़ दो भाई। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, विच इज़ नॉट ए कॉमन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इसका आंसर डी है, जो कि कॉमन वैल्यू नहीं हो सकती। 4 के 4। 7 नंबर पूछा गया है, इफ़ ए स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस is connected in parallel with a large value the combined capacitance will be, ठीक है, combined capacitance की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? दैट इज द बी, यानी कि हाई ज़्यादा होगी। 8वां नंबर का सी है आंसर। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि आगे जो है हम नॉन टेक्निकल भी खत्म करने हैं, लगभग 60 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन एंड आंसर आप देख पा रहे हैं, और देन जब क्लियर हो ही रहा होगा। द रजिस्टर आइडेंटिफाइड इन ब्राउन इज कॉल्ड द, ठीक है, जो नीचा को दिया है उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर है बी, यानी कि लोड रजिस्टर बोलते हैं इसको। इस तरह से जो आकृति है देख पाएंगे, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉम्बिनेशन दिया है, दैट इज लोड रजिस्टर बोलते हैं। 10वें का आंसर सी है। 11 में, व्हाट डज एलईडी स्टैंड, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये तो आपको सभी को पता ही होगा। 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, द जो है लीड मार्केट विथ एरो, जो है यहाँ पर एरो के साथ में जो दिखाया गया है वो क्या है? इसका आंसर सी है, इमीटर। 13 नंबर का बी है, द सिंबल इज, सिंबल थे उसको क्या, वो क्या है? तो इसका आंसर बी, यानी कि PNP जो है ट्रांजिस्टर है ये। 15 नंबर, आपको एक फिगर दिया गया है, 2-3 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड एज सोन, द आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? इसका आंसर बी है। ठीक है, 0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर प्लस प्लस को जोड़ दिया गया, बल्कि यहाँ प्लस माइनस ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर आपका जो आउटपुट आ रहा है वो जो है माइनस माइनस का आउटपुट है, जो कि हो ही नहीं सकता, प्लस माइनस का आउटपुट होना चाहिए। गलत जोड़ दिया गया, प्लस प्लस को जोड़ा गया है, जिस कारण से इसका 0 हो जाएगा वोल्टेज। 16 का आंसर सी है। 17 का आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, द स्टेज इज कॉल्ड, दिस स्टेज इज कॉल्ड, ठीक है। 18 नंबर पूछेगा, ये स्टेज जो है सब बना है उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर सी है, यानी कि कॉमन कैलकुलेटर। ठीक है, सॉरी, कॉमन कलेक्टर बोलते हैं, कैलकुलेटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, कॉमन कलेक्टर। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, ये फिगर दिया है, इसका आंसर ए है। 20 नंबर का आंसर बी है। 21 नंबर, बहुत अच्छे से फिगर्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए यहाँ पर, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से सबको सॉल्व कर लें। 21 का आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। 22 पूछा गया कि नेम द 3 लीड्स ऑफ कॉमन जो है ट्रांजिस्टर, क्या होता है? तो इसका आंसर डी है, जो है कलेक्टर बेस इमीटर होता है। 13 का आंसर बी है। 23 का आंसर बी है। 24, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें पूरा फिगर बना के समझाया गया है। ठीक है, 24 का इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी है। 25 का आंसर डी है। 26 का आंसर ए है। 27 का आंसर ए है। विन द जो है बेस इज रेज्ड, ठीक है,
आगे बोला गया है आपसे इफ़ द बेस इज रेज द इमीटर विल, ठीक है, इमीटर क्या हो जाएगा, तो 27 का आंसर ए है। 20 अगला 28 नंबर का आंसर डी है। 29 नंबर का आंसर ए है। 30 नंबर आप इसको सॉल्व करें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। 30 नंबर का आंसर ए है। 31 नंबर इसका आंसर ए है। 32 नंबर 1200 mV इज इक्वल टू, इसका आंसर बी है। 33 नंबर का आंसर बी है। 34 नंबर ये फिगर दिया गया फॉर ए जो एक्स और गेट व्हाट इज द आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। 34 नंबर इसका आंसर बी है। 35 नंबर इसका आंसर बी है, ठीक है। 36 नंबर इसका आंसर आपका बी है। 37 आंसर, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट सही क्या है, इसका बी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका नंबर आ रहा है 38 नंबर, इसका आंसर ए है। 39 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। आप क्वेश्चन से देख लें, वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हैं। इसका आंसर सी है। 40 नंबर की बात करें तो 40 नंबर का आंसर ए है। आगे बात करते हैं 41 नंबर ए डीसी वोल्टेज, तो क्या होगा, 41 नंबर का आंसर सी है। आगे बात करते हैं CRO इज क्या होता है फुल फॉर्म इसका, 42 का आंसर बी है। 43 नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं, 43 का आंसर सी है। 44 की बात करें तो द टॉलरेंस ब्रांड्स गोल्ड सिल्वर ब्राउन रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट क्या, 44 का आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं 45 का आंसर बी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 46 नंबर, ठीक है। 46 का आंसर सी है। 47 आंसर की बात करते हैं तो 47 नेम दिस सिंबल बताना है, तो 47 इसका आंसर आपका डी है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं 48 नंबर का आंसर ए एंड बी दोनों है। 49 नंबर ये फिगर दिया है, ठीक, इसका आंसर सी है। 50 नंबर का आंसर सी है। 52 नंबर इसमें भी फिगर दिया है। 51 सॉरी 51 का आंसर आपका ए एक नंबर है। 52 आंसर 52 आंसर कंपेयरिंग ए ट्रैक एंड SCR इसका बताना है। 52 नंबर का आंसर आपका दो है, 2 नंबर सेकेंड नंबर है। 53 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टी इज नॉट ट्रू अबाउट थैरेस्टर, ठीक है। 53 नंबर इसका आंसर आपका 2 नंबर है। आगे बात करते हैं 54 पढ़ पा लीजिए आप क्वेश्चन। 54 का आंसर आपका 3 नंबर है। देन 55 नंबर, ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन इसका क्या आंसर होगा, देखिए ऑप्शन टिक दिया है। जीनर डायोड है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, क्या है, तो इसका आंसर हो गया 3 नंबर जंक्शन फील्ड इफेक्ट जो है। तो ये 56 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आप पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या देगा। इन 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ईच डायोड इज सब्जेक्टेड टू APIB क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है 3 नंबर आंसर है। 57 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 57 का आंसर पहला है। 58 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 58 का आंसर चौथा नंबर है। 59 नंबर और फिर ये जो है अब ख़त्म होने वाला टेक्निकल आपका क्वेश्चन पेपर, फिर नॉन टेक की बात करेंगे। 59 नंबर इसका आंसर 2 है। देन 60 नंबर इसका आंसर लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आपका ये है, ठीक है, दैट इज 0 डिग्री। तो इससे से आपका जो है टेक्निकल का 60 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब नॉन टेक्निकल की बात आगे करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका जनरल अवेयरनेस के साथ साथ में आपके यानी कि GK GS जो है उसके साथ साथ में आपके यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आएंगे और साथ में मैथ्स के क्वेश्चंस भी आएंगे। इसके ऊपर पूरी वीडियो पहले ही हम बना चुके हैं। तो पहले हम पार्ट जो पहला इसका है GK GS यानी जनरल अवेयरनेस को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप जो है 3-4 महीने पहले के करंट अफेयर ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, ताकि आप जो है अच्छी तरह से जो है इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज़ टू इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन एंड GTA फॉर मैनेजिंग इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड रिजर्व। तो किसने किया है, इंट्रोड्यूस किया है इसको, RBI ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 2-3 महीने करंट अफेयर्स आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन है कि इंडिया ADB साइंड $300 मिलियन लोन टू डेवलप सेकेंडरी टाउन इज कहाँ पर होगा, तो राजस्थान में इसका होगा।
बाकी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है और आप ये पूरा PDF जो है हमारी ऑफिशियल साइट से आकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला बात करते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व। तो यहाँ पर जो है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पहला कब हुआ था, तो ये जो है 2012 में पहला बनाया गया था, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, तो दिल्ली ने इसको जो है पॉलिसी को किया है अप्रूव। अगला है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो इसका थीम क्या था, इसका आंसर है बी, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, ठीक है, ये इसका थीम था, ठीक है। 2020 में जो गर्ल चाइल्ड डे बनाया गया इंटरनेशनल, उसका थीम ये था। आगे बढ़ते हैं, हु लॉन्च टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव। तो इसमें ऑल ऑफ द छत्तीसगढ़ है, आपका IIT कानपुर है, ठीक है, और ट्रिफ्ट है, ये सभी ने मिलकर इसको किया लॉन्च, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व। तो ये कब बनाया जाता है, तो इसका आंसर डी, यानी कि 11 अक्टूबर को ये बनाया जाता है, ठीक है। तो वे 2-3 महीने का आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हो सकता है कुछ 1-2 महीने पहले के हैं, और अच्छा रहेगा अगर आप 6 महीने तक अगर पिछला पढ़ लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। बट आप जितना कवर कर सकें उतनी अच्छा है करंट अफेयर्स के लिए। और फिर करंट अफेयर्स के अलावा कुछ नॉर्मल जो आपके रहते हैं क्वेश्चंस वो भी आएंगे, जैसे कि ये है द इंडियन फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, ये राजगोपालचारी थे, इसका पहला आंसर ए है। अगला बढ़ते हैं, आफ्टर द 1935 इलेक्शंस, ठीक है, द ओनली 2 प्रोविंस आउट ऑफ 11 विच हैड नॉन कांग्रेस मिनिस्टर्स। तो कहाँ पर नॉन कांग्रेस मिनिस्टर थे, 2 जगह कौन कौन सी थी, इसका आंसर है आपका ए नंबर, बंगाल एंड पंजाब थे, जहाँ पर कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज फ्लिंट्स टूल्स वर यूज्ड, किसमें फ्लिंट टूल यूज होते हैं, तो इसका आंसर से ये अपर पैलोथोलिक एज। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस। तो ऑफिस में जो डाइड हुए थे, ठीक है, पहले ऐसे इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे, इसका आंसर ए, यानी कि जाकिर हुसैन साहब। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर पूछा गया है कि द फर्स्ट ब्रिटिश जो है जो वायसराय होते थे वो कौन थे, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन का आंसर सी है, यानी कि जो आपके लॉर्ड कैनन थे वो पहले जो है ब्रिटिश वायसराय थे इंडिया में। आगे, द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर इन इंडिया तो जैसे कि कन्याकुमारी है, कि जो है मीनाक्षी टेम्पल है, कौन सा है, क्या है, तो इसका आंसर ए, यानी कि रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर जो है वो इंडिया का जो है लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है। 14, हु वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन ईयर 2014। तो कौन जो है जिन्होंने जो शांति के लिए यहाँ पर जीता था, ठीक है, तो इसका आंसर है ए नंबर, यानी कि मलाला यूसुफ एंड जो है कैलाश सत्यार्थी जो है उन्होंने ये सत्यार्थी उन्होंने इसको जीता था, ठीक है। मलाला यूसुफजई का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है, उनकी काफ़ी जो है इंस्पिरेशनल कहानी है। अगला 15 नंबर बोले तो द फर्स्ट वुमेन जो है एयरलाइन पायलट कौन है, तो 15 का आंसर सी, यानी कि जो है दुर्गा जो है बनर्जी जो है वो पहली वुमेन है जो कि एयरलाइन पायलट बनी थी। 16, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर किसने बोलते हैं, तो इसका आंसर सी है, विक्रम साराभाई जो हैं, और इनके नाम पे ही जो है काफ़ी सारे इसके जो वो केंद्र रखे गए हैं, यानी कि रिसर्च सेंटर वगैरह विक्रम साराभाई जी के नाम से ही बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं, 17 सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल की सिटी कौन सी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ए, यानी कि मदुरई जो है वो सिटी ऑफ फेस्टिवल्स बोला जाता है। अगला बात करते हैं 18, तो यहाँ पूछेगा कि द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों की स्टडी को क्या बोलते हैं, इसका आंसर आपका है सी नंबर, यानी कि एंटोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं, इसका आंसर डी, यानी कि थर्मोमीटर यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अगला 20, रिवर कृष्णा इज जो ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। तो जो रिवर कृष्णा है वो कहाँ से जो है इसका ओरिजिन हुआ था, तो रिवर कृष्णा इसका आंसर सी, यानी कि जो है वेस्टर्न घाट से जो है रिवर कृष्णा को ओरिजिन जो है हुआ है।
इस तरह से 20 जो इम्पोर्टेंट जीके जैसे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं नॉन टेक में इंग्लिश पोर्शन की। तो यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित भी आपके लगभग 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिए रहेंगे कि क्या काम को आपको करना है। तो ऐसे आप देख पाएंगे, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेयर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। तो यहाँ पर जो स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर का पार्ट यहाँ पर पूछा जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सॉल्व एज पर डायरेक्शन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको पूरा एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें कि चौथा नो एरर बताया गया है। व्हेन डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉर्डली ऑन द eve of examination that I found it very easy to work it out। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो फॉल्ट है, इसके पहले वाला जो सेंटेंस है ए नंबर में, उसने जो है गलती की गई है। जैसे आप देख पाएंगे इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है, वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम सो थॉर्डली। तो यहाँ पर जो है वी डिस्कस्ड अबाउट द, जो अबाउट लगा था वो अबाउट जो है यहाँ पर गलत लगा हुआ था। तो ये इसका ऐसी तरह से आप जो ग्रामेटिकल पोर्शन अगर आप इसे पढ़ लें, ग्रामर अच्छे से कंप्लीट कर लें, ठीक है, सेंटेंस में एरर ढूंढना, स्पॉटिंग का ढूंढना, वो सबसे संबंधित क्वेश्चन भी आने वाले हैं। सेकंड आप देख पाएंगे यहाँ पर सॉल्व एज पर डायरेक्शन में है, एन इंडियन शिप जो है लेडन विथ मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन्ड इन पैसिफिक ओशियन। तो इसका आंसर सी है। यहाँ पर देख पाएंगे सैंक इन पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर जो आपको दिया है गॉड ड्राउंड दिया, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर सिंक सैंक संक होता है, सिंक का मतलब था डूबना, इसका सेकंड फॉर्म यहाँ पर सैंक जो है SAN के यूज हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरा। तो इसका आंसर ए है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इसमें भी स्पॉटिंग एरर वाला ही है, इसका आंसर सी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आप इसको जो है डिटेल यहाँ नीचे आपको, जैसे कि यहाँ पर इसका सी है तो क्यों है, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि इफ़ आई हैड नोन दिस यस्टरडे आई विल हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, इसका आंसर सी है। सी मतलब सी पार्ट में एरर बताया गया है। ठीक है, ठीक है, आई वुड हैव हेल्प होना चाहिए, आई विल की जगह वुड हैव होगा। ठीक, अब देखिए सेकंड आपको क्या पूछा गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज़ एग्जैक्ट अपोजिट। यहाँ पर एंटोनिम से संबंधित क्वेश्चन, जैसे कि आपको एक्सपेंड है तो इसका दिए हैं 4 ऑप्शन, कन्वर्ट है, कंडेंस है, कंजेस्ट है, कंक्लूड है। तो इसका क्या होगा, एक्सपेंड और फैलाना। ठीक है, तो इसका आंसर अपोजिट बताना तो कंडेंस यानी कि सिकोड़ देना। ठीक है, जैसे वाटर कंडेंस होता है। ठीक है, जब वाटर कंडेंस होता है, सॉरी मतलब वाटर कंडेंस होकर के बनता है, वो जो स्टीम होती है, स्टीम नहीं भाप, स्टीम जब कंडेंस होती है तो वाटर के रूप में जो है आपको मिलती है। तो क्या होता है यहाँ पर जो स्टीम वो जो है कब, जो मतलब कि एक्सपेंड का अपोजिट कंडेंस, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मोर्टल का इमोर्टल वो तो क्लियर हो गया। अपोजिट भी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, क्वेसेंट, ठीक है, क्वेसेंट का इसका जो है अपोजिट है एक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स। यहाँ पर जो है स्पेलिंग यानी कि वोकैब से संबंधित सवाल भी आपके आने वाले हैं क्वेश्चंस। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर इसका आंसर सी है, पैलेट, PALATE। सभी का अगर आप प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जाएंगे तो सबको आपको वही पैलेट 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 इस तरह से आप पढ़ने में आ रहा है, बट एक्चुअल में जो स्पेलिंग ग्रामेटिकल एरर वो सी पार्ट जो है जो आपको पूछा गया है कि कौन सा सही है। ठीक है ना, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो पहले आप डायरेक्शन पढ़ लेंगे क्या आपसे बोला गया है, इसका आंसर सी है। ठीक है, पैलेट। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के बुके। ठीक है, तो जो है तो इसका आंसर सी है, इसका भी सी है, BOUQUET। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख पाएंगे बुके क्या है, बंच ऑफ फ्लावर्स जो है बुके जैसे देते हैं। अगर आप कभी जाएंगे किसी बड़े फंक्शन में तो आप देखेंगे जो भी बड़े बड़े अतिथि होते हैं, यानी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको जो है वहाँ की टीम बुके यानी कि फूलों का एक गुलदस्ता गुच्छा टाइप का होता है वो देता है, दैट इज़ अ बुके। इसका करेक्ट आंसर है BOUQUET। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे देखेंगे तो बकेट ऐसा कुछ आ रहा है, बट इट इज़ कॉल्ड बुके। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, इन क्वेश्चन गिवन बिलो आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी जो है सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सब रिप्लेस कर जा सके, यानी कि जैसे पूरे वर्ड अगर मैं पढ़ के सुनाऊँ तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया है
ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट। ठीक है, तो ये जो पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है, बट आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एक वर्ड है जो इस पूरे सेंटेंस को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि पूरे वर्ड्स के लिए एक शब्द बताने हैं। ठीक है, तो ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट। ठीक है, ये जो दूसरों को ही दिखाना चाहते हैं कि वो ऐसा नहीं है, तो वो ऐसा कौन होता है? मैजिशियन होता है कि रोगी होता है कि लायर होता है कि इम्पोस्टर होता है? तो इसका आंसर डी है, इम्पोस्टर। जो ऐसा बंदा जो लोगों को दिखाता है कि वो ऐसा नहीं है, वो दैट इज़ अ इम्पोस्टर। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, तो जैसे कोई ऐसा बंदा जिसको कि बहुत सारी जो विदेशी लैंग्वेज आती हैं, फ्रेंच आती है, चाइनीज़ आती है और रशियन आती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, तो दैट इज़ द लिंग्विस्ट बोलते हैं। यानी कि जैसे अगर 2 लैंग्वेज जाने तो बाईलिंगुअल, ठीक है, लिंग्विस्ट, दैट इज़ द नो मैनी मोर लैंग्वेजेस। 13 की बात करें तो वन हु हैज़ लिटिल फेथ इन ह्यूमन, जो है सिंसियरिटी एंड गॉडनेस, तो जिसको जो है ह्यूमन सिंसियरिटी और गुडनेस पे बहुत ही कम फेथ होता है, दैट इज़ कॉल्ड साइनिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला डायरेक्शन दिया है, सम प्रोवर्ब्स आइडम्स आर गिवन बिलो टुगेदर विद देयर मीनिंग, चूज द करेक्ट मीनिंग टू मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब आइडम्स। यहाँ आइडम्स फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। आइडम फ्रेजेस क्या होते हैं? जैसे कि आपको पूरा एक मुहावरे, लोकोक्ति, जो अगर आप हिंदी में बोल दें, ठीक है, तो जैसे कि आँखों का तारा, ठीक है, दैट इज़ द मुहावरे, लोकोक्ति इस तरह से आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ए ब्लैक शिप, जैसे एन अनलकी, ब्लैक शिप जो है वो एक आइडम फेज में एक पार्ट, मतलब आइडम फेज का है। अब देखिए जो है, अगर हम किसी चीज़ को, और आइडम फेज क्यों यूज करते हैं? किसी चीज़ को थोड़ा सा सुंदरता दिखाने के लिए, किसी चीज़ को थोड़ा सा और बेहतर अपनी जो है नॉलेज को दिखाने के लिए। अगर मैं कहूँ किसी को, मान लीजिए कोई ऐसा है, अब देखिए ए ब्लैक सीप, तो इसका मतलब अगर हिंदी देखें तो काली भेड़ या काला भेड़, ठीक, लेकिन एक्चुअल में किसी को काला भेड़ नहीं बोला जा रहा है। ये जो एक ब्लैक सीप है वो एक्चुअल में किसी एक मीनिंग को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कहीं भी आप यूज़ करते हैं आइडम फ्रेज, तो उससे ये पता चलता है कि बंदे को ग्रामेटिकल जो है नॉलेज अच्छी है, और तो और यही सब चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं ब्लैक शिप का एक्चुअल मतलब तो काला भेड़ होना चाहिए, बट इसको अगर देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? जैसे अनलकी पर्सन है, लकी है, अगली है, ए जो है पार्टनर हु टेक्स नो शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो क्या इसका आंसर होगा? ब्लैक शिप। तो इसका आंसर ई, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका आंसर इसमें से कोई भी नहीं है। एक्चुअल में इसका मतलब होता है, मतलब ब्लैक शिप से बोलते हैं जो कुछ भी नहीं करता या बिल्कुल निकम्मा आदमी, दैट इज़ द कॉल्ड ब्लैक शिप। देख पाएंगे इन इंग्लिश लैंग्वेज, ब्लैक शिप इज़ एन आइडम यूज टू डिस्क्राइब एन ऑड और डिसरिस्पेक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप, स्पेशली विद इन ए फैमिली। ठीक है, तो डिसरिस्पेक्टिव है, डिसरिप्यूटेबल, सॉरी मैं बोला था यहाँ डिसरिप्यूटेबल, यानी कि जिसका कोई रेपुटेशन ना हो, जो कुछ ना काम करे। अब रेपुटेशन क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि जब कोई काम ही नहीं करेगा, निठल्ला रहेगा, तो दैट इज़ द डिसरिप्यूटेबल पर्सन। ठीक है, ऑड या जो है रिप्यूटेबल पर्सन, उसको बोलते हैं ब्लैक शिप। आगे है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ए, यानी कि ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। टू स्मेल ए रैट। ठीक है, इसका जैसे कि इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है, पहले आप ऑप्शन से कुछ ट्राई करने की कोशिश करें, बाकी आंसर तो हम बाद में बताएंगे ही। ठीक है, टू स्मेल ए रैट, इसका आंसर सी, यानी कि टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग। ठीक है, तो यानी कि अब एक्चुअल में बता देता हूँ कि जैसे आइडियम फ्रेजेस हैं, उसमें से आप उसकी एक्चुअल मीनिंग निकालने का तरीका ये है कि कोई भी आइडियम से फ्रेज जो है वो जैसे कि टू स्मेल ए रैट, तो इसको आप हिंदी मतलब निकालें तो रैट मतलब चूहा, या ठीक है, तो उसको स्मेल, यानी कि वैसा स्मेल, और चूहा कैसे स्मेल करता है? यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेता है। टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, यानी कि छोटी कोई भी गलत डीलिंग हो रही है, इसको तुरंत जो है पकड़ लेना। ठीक है, फॉल डीलिंग को। आगे बढ़ते हैं। अगला डायरेक्शन, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए द टेलीफोन डैश है सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट। तो जैसे कि यहाँ पर
वही ग्रामेटिकल से संबंधित सवाल हैं, जैसे पहले स्पॉटिंग एरर थे, बट दीज आर नॉट स्पॉटिंग एरर। यहाँ पर आपको जो है ग्रामेटिकल जो भी सही चीज़ पढ़ रही है उसको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है और सेंटेंस को पूरे करने हैं। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ग्रामेटिकल वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। हैड रंग इसका आंसर होगा, द टेलीफोन हैड रंग सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट। देखिए यहाँ पर पहले बात बता दूँ कि आंसर्ड है यानी सेकेंड पास्ट का पास्ट नॉर्मल जो है पास्ट टेंस यहाँ पर यूज किया गया है। तो जब आप इसको देखेंगे तो इस पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट के पहले तो पास्ट परफेक्ट, तो हैड रिंग रैंग रंग, तो यहाँ पर जो है हैड और उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट है, जो है उसके पहले हुआ होगा तो और भूतकाल हो गया, तो पास्ट परफेक्ट हो चुका, पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जो एक बेसिक रूल है इसका हमने बता दिया। बाकी जो आपके इस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़रूरी है नहीं कि आपके सिर्फ ग्रामेटिकल आए, हो सकता है कि प्रीपोजिशन फिलिंग करने के लिए भी आए, आर्टिकल फिलिंग करने के लिए आए, तो उन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर की बात करें तो ही पास द एग्जामिनेशन इन देयर फर्स्ट क्लास बिकॉज, इसका आंसर सी है, जैसे कि बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड फॉर इट, तो उसने पहला पोजीशन क्यों पास की, क्योंकि उसने जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। ये इसका आंसर जो है आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया स्पेंड हिज चाइल्डहुड, ठीक है। जवाहरलाल स्पेंड हिज चाइल्डहुड डैश आनंद भवन, तो कहाँ, जैसे आनंद भवन। अब देखिए यहाँ पर ये जो है एट होगा कि इन होगा कि ऑन होगा कि अक्रॉस होगा, तो जो है यहाँ पर जो आपका प्रीपोजिशन से संबंधित जो है सवाल पूछा गया है, तो जो है जैसे यहाँ पर आपके अगर जैसे एट है, इन है, ऑन, अक्रॉस, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एट होगा। यानी कि एक प्रॉपर जो आनंद भवन है, एक जगह है जहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनकी बात की गई, उन्होंने अपना जो है बचपन जो गुजारा था, तो उस एक प्रॉपर इन तो हो जाएगा अंदर, किसी चीज़ के बिल्कुल अंदर घुस सके, जैसे कि इन द रूम, ठीक है। और इनटू बोले तो जब किसी चीज़ में गति करते हुए अंदर जाते हैं, जैसे कि इनटू द वेल, ठीक है, यानी कि द स्टोन इज गोइंग डाउन इनटू द वेल, ठीक है। ये हो गया ऑन, ठीक है। ऑन मतलब किसी के ऊपर होना, ठीक है, ऊपर, तो यहाँ तो ऊपर तो होगा नहीं, और इनटू भी नहीं होगा, इन मतलब उसके अंदर भी नहीं होगा। आनंद भवन एक तो एक बड़ी प्रॉपर्टी, तो वही जब जैसे कि एट किसी एक जो है फिक्स प्लेस की जगह पर जो आप एट का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर एट का यूज किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है। यहाँ पर पूछा कि वही वाले सवाल है, जैसे कि यहाँ पर आपसे फेथ है, बिलीव है, सब्सटेंस है, ये जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द negotiations are no fruitful, there must not only be sincerely on each side, but there must also be dash in the sincerity of other the side, ठीक, ऑफ द अदर साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 20 की बात करें तो यहाँ पर फेथ, यहाँ जो फेथ की बात की गई, फेथ इन द सिंसेरिटी टू द अदर साइड, तो यहाँ पर फेथ अगर आप करते हैं तो इसका जो है बिल्कुल सही पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको पूरी इंग्लिश के जो है क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। तो अब बात करेंगे नॉन टेक में जो आपका मैथ का सेक्शन आने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ पूछे जा सकते हैं। तो नॉर्मली अगर मैथ की बात करें तो यहाँ पर मैथ में आपके जो भी एक स्टैंडर्ड सिलेबस है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आपके कार समय वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, कैलेंडर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ब्याज और मूलधन वाले क्वेश्चन हो गए, लाभ हानि वाले क्वेश्चन हो गए, और बाकी जो सिंप्लीफिकेशन वाले आते हैं वो सब आपको ज़रूर एक बार देख लेने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो यहाँ पर तो पहले की जो किलोमीटर पर आवर है 9 सेकेंड, तो यहाँ पर जो इसकी यूनिट्स है यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में और सेकंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में आप पहले कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय का, ठीक है, दूरी बटे समय, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर बिल्कुल लग जाएगा। और यहाँ पर चाल जो स्पीड है ये यहाँ आ जाएगी, दूरी जो लेंथ ये जो है ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, और समय जो उसको लग रहा है 9 सेकेंड वो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से आप देख पाएंगे, इसका सोल्यूशन भी दिया है, इसका आंसर डी देख पाएंगे। यहाँ पर पहले
मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज किया यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को। देन यहाँ पर वही फॉर्मूला चाल बराबर दूरी, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है बटा समय, इसको यहाँ करने पे इंटू हो जाएगा, ठीक है, ये इंटू यहाँ हो जाएगा और इस तरह से आप निकाल लेंगे, इसकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अगला बात करते हैं, ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासिस ए मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकेंड्स द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो 10 सेकेंड में पार कर रही है एक आदमी को जो कि उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई यहाँ पर दी है, आदमी कितनी स्पीड से दौड़ रहा है वो दिया है, तो ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो जब एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो उस समय जो है माइनस होता है और जब विपरीत दिशा में दौड़ते हैं उस समय प्लस होता है, ठीक है। स्पीड की बात करें तो अब देखते हैं यहाँ पर कैसे किया। देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा था, पहले क्या किया है, पहले आपका जो स्पीड यहाँ पर दी है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में, उसको जो है यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में चेंज किया है पहले। देन यहाँ पर लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी एक्स अगर मानते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड आ रही है, जो मैंने कहा था कि अगर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो यहाँ पर एक्चुअल में माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो होगा x - 5 हो गया और फिर वही चीज़ आपका लग जाएगा जो नॉर्मली जो आपका स्पीड आ रहा है दैट इज़ द रिलेटिव स्पीड x - 5 इक्वल टू 45 एंड इक्वल टू 50 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं। अगला देखिए, द लेंथ ऑफ ब्रिज विच ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवल एट 5 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड। तो ब्रिज की लेंथ बतानी है जिसको कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 130 मीटर है और इतनी स्पीड में इतने सेकंड में तय कर रही है। तो इसमें जो है सिंपल, जैसे कि यहाँ पर किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज करेंगे। उसके बाद देख पाएंगे कि यहाँ भी ये ट्रेन की लंबाई है, ब्रिज की लंबाई पूछ रही है, समय दिया है चाल। तो यहाँ पर जो रिलेटिव जो ये है, ठीक है, जो समय लग रहा है वो एक्चुअल में आपका रिलेटिव जो दोनों की लेंथ है, ठीक है ना, उसके अक्रॉस लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले चेंज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो समय लग रहा था, ठीक है, जो समय 30 सेकेंड है यहाँ पर, वो समय और जो आपका लग रहा है वो दोनों की लंबाई के प्लस है, ठीक है। यानी कि सिर्फ ट्रेन की लंबाई नहीं, जैसे सिंपल आपको जो फॉर्मूला 4 बार दूरी बट समय, उसी में आपको हेरमेंट करना पड़ेगा। तो जो दूरी है वो ट्रेन की लंबाई प्लस जो ब्रिज जिसको क्रॉस कर रहा है उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये सब जो ऐड हो जाएगी, कैसे ऐड होगी, ये सब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ऐड होती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि किस कंडीशन में क्या होता है। जैसे अगर एक ही दिशा में है तो स्पीड माइनस होगी, विपरीत दिशा में है तो स्पीड प्लस हो जाएगी, और अगर किसी ब्रिज को पार करे तो उस समय जो आपका लेंथ है, जो एग्जैक्ट लेंथ है, वो आपकी ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। तो बस आप सॉल्व कर लेंगे। अब तो हम स्पीड चलेंगे। यहाँ पर बोला है कि दो ट्रेन है, 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स एंड 17 सेकेंड, ठीक है। दोनों विपरीत दिशा में है और एक 17 सेकेंड में पार कर रही है और एक 27 सेकेंड में, ठीक है। एंड क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड, और एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर रही है। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज, तो उनका स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर अगर जो है मान लेते हैं उनका, लेट द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, जो दोनों ट्रेन का स्पीड अगर मानते हैं तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहले ट्रेन की लंबाई 27 सेकेंड में पार कर रही है, दूसरी 17 सेकेंड में, ये हो गया, ठीक है। आप जान गए, वही पहले वाला 4 बराबर 2 बटा समय से आ जाएगा। देन यहाँ पर दोनों का रिलेशन जो है यहाँ से इस तरह से निकल आएगा, ठीक है। 23 सेकेंड में पार कर रही है और इस तरह से आप जो एक्स वाई का अनुपात निकाल सकते हैं। ए ट्रेन passes a station platform in 33 seconds and a man is standing on the platform in 20 seconds, ठीक है। किसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में और आदमी को 20 सेकंड में। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन का स्पीड 54 किलोमीटर पर आ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ये सब भी उसी तरह से क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। इसका आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अलग हुआ है थोड़ा क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा है कि ए सम ऑफ रुपीज़ जो है 12,500 अमाउंट टू 15,500 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है। तो जो पता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा समय होता है, तो उस ढंग से आप इसको लगा लेंगे। तो जो ब्याज आएगा इन दोनों को माइनस करेंगे, पहले ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट इतना था, इतना हो गया है, ठीक है।
तो मूलधन आपका ये रहेगा और दो दर गुणे समय बटे 100, तो समय ये है और दर आपको निकालनी है तो आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सिंपल घटा दिया है, इतना हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये जब इसको इधर आप चेंज करेंगे तो आपको आराम से इधर यहाँ पर निकल आएगी। ठीक है, 6%। अगला देखते हैं, 7वां नंबर पूछा गया, एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर claims to be lending money at simple interest but he includes the interest every 6 months for calculating the principal. If he is charging an interest of 10%, the effective rate of interest becomes, तो यहाँ पर जो है हर 6 महीने में यहाँ पर जो है उसका लग रहा है, तो ये आप इससे निकाल सकते हैं। फॉर 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल आएगा। फिर उसके बाद फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, जो लास्ट 6 मंथ्स है तो उसमें जो ये 5 रुपये और इसमें ऐड हो जाएंगे तो 105 हो गया। फिर वही चीज़ होगा, तो एक्चुअल में जो इसका ये आ रहा है उस पर फिर से जो है इसका फिर से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से 5.25 आ गया, तो इस तरह से आप देख पाएंगे। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर में 100 रुपये था, 5% इंटरेस्ट हुआ। फिर जो उसका एक्चुअल वैल्यू थी उसमें फिर से जो है इतना इंटरेस्ट आया, तो इतना रुपये जो है हुआ। तो इफेक्टिव रेट कितना बन गया, 10.25% का रेट लगा रहा है। मतलब कि वो बोल तो रहा है कि 5% लगा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 10% बोल रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि 10% हर 6 महीने में लगा रहा है, तो एक्चुअल में जो इफेक्टिव इंटरेस्ट लगा रहा है वो 10.25% लगा रहा है ईयरली की बात करें तो ये आ गया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, 8वां कह रहा है कि ए लेंड ₹500, ठीक है, टू बी, मतलब ए ने 5,000 रुपये बी को दिया 2 साल के लिए, एंड ₹3,000 टू सी फॉर 4 years। ठीक है, और 3,000 रुपये दिए सी को 4 साल के लिए ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव 2,200 इन ऑल फॉर्म बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो ये बात जो बोल रहा है कि ये तो है कि 2 जगह ये ए इतने रुपए दिया इसको और 2 साल के लिए दे रहा है, और इतने रुपए दे रहा है किसी को 3 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट है और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप इसको एक्स मान सकते हैं। और जो है इसने जो रिसीव किया, ठीक है, इतने रुपए रिसीव किया इन ऑल फ्रॉम बोथ, ठीक है, दोनों से इतने रुपये इतने रिसीव किए, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो आपका ब्याज जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय, दर क्योंकि मैंने कहा था एक्स मान लो, यहाँ पर आर माना है, और जो दोनों का कैलकुलेशन है, दोनों का जो एक्चुअल में ऐड आ रहा है वो ब्याज जो उसने कमाया है दोनों से मिलाकर के 2200 रुपये कमाया है। तो यहाँ पर दोनों को आप दोनों में कंडीशन में ब्याज निकालेंगे, तो उस समय इतना मूलधन दिया था, दूसरे को इतना मूलधन दिया, ब्याज सेम था लेकिन समय अलग अलग था, 2 साल था यहाँ पर था 4 साल। और यहाँ पर आप इससे कर लेंगे तो आपको आराम से जो आर है उसकी वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सम ऑफ, यहाँ पर दिया है सम ऑफ 725 इज लेंट इन द बिगनिंग ऑफ ईयर एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 8 months एक सम ऑफ ₹362.5 मोर इज लेंट बट द रेट ट्वाइस द फॉर्मर। ठीक है, तो फिर पहले इतने रुपये दिया 1 साल के लिए, ठीक है, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया। ठीक, उसके बाद 8 महीने बाद, यानी कि अभी 4 महीने बचे थे, ठीक है, उसने इतने रुपए और दिए, लेकिन अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2 गुना कर दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कुछ मान लो, एक्स मान लो, फिर बाद में 2x मान लो। ठीक, एट द एंड ऑफ ईयर 33.50 इज अर्न, तो यहाँ पर जो है जब इसने अर्न किया तो इतने रुपए तो 1 साल भर में इंटरेस्ट इस पर कमाया, और बच्चे जो 8 महीने बाद यानी कि 4 महीने थे उसमें उसने इतने रुपए पर 2 गुने से इंटरेस्ट कमाया, और जो अल्टीमेट इंटरेस्ट उसका आया वो 33.5 रुपीज़ आया। तो अब दोनों कंडीशन वैसे बन गई, 2 कंडीशन बन गई, मूलधन पता है, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पता हो गया, पहले x फिर 2x, और जो समय है वो आपको पता चल गया, पहले 1 ईयर है, फिर जो 4 महीने हैं इसको अगर आप साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 जो है ईयर आ जाएंगे। ठीक है, 1/3 साल। ठीक है, तो चौथा 4 महीने हो जाएंगे। आप देख पाएंगे इसको कैसे सॉल्व किया है। तो सेम जो मैंने बताया था मूलधन गुणे दर बटे समय, और बट ये जो है 1/3 ईयर हो जाएगा। तो क्योंकि आपको जो फार्मूला वो ईयर पे ही आधारित है, इसलिए आपको मंथ को भी ईयर में कैलकुलेट करना होगा।
ठीक है। तो इतने रुपए बाद में किया 2 गुने इंटरेस्ट से, और जो आपका समय था 1/3 ये हो गया, बट यहाँ 100 है तो इतने रुपए इसका आ गया। सॉल्व करेंगे तो आपको आर की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम, क्योंकि हमको अभी यहाँ पर और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, आप खुद से आंसर ट्राई करें, ना है तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जैसे देख पाएंगे, लेट C1 एंड C2 बी इंस्क्राइब्ड एंड जो है सर्कमस्टेंस सर्कल्स ऑफ द ट्रायंगल विथ साइड्स, यहाँ पर दिया हुआ है 3, 5 और 4 और 5 सेंटीमीटर का जो है आपका ट्रायंगल है। द रेशियो बिटवीन एरियाज C1 C2, दो जो है उनका एरिया बताना है। तो आप थोड़ा सा फिगर जो बनाया है इसको आप देख पाएंगे, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे दो सर्किल है, लेकिन जो आपका बेस वो ट्रायंगल यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यहाँ दिया है। ये आपका पूरा एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको 2 सर्किल बोल रहा है कि यहाँ पढ़ लेते हैं। तो C1 एंड C2 2 सर्किल है। ठीक है, एक जो है इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर है और एक जो है बाहर है। ठीक है, 2 सर्किल यहाँ पर दिए हैं, तो आपको दोनों के एरिया का जो है अनुपात बताना है। तो देख पाएंगे एक जो सर्किल अंदर है, तो इस तरह से अंदर आप बनाएंगे अगर इस सर्किल को, तो ये अंदर की ओर सभी जो भी साइड्स हैं, ठीक, जो भुजाएं उनको एक एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, यहाँ टच करते हुए बनाएंगे। और जो दूसरा सर्किल है वो जितने भी शीर्ष हैं उनको टच करते हुए ऐसा सर्किल बनेगा। अब दोनों को आपको यहाँ पर एरिया निकालना है, तो आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, साइड दिया है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्किल, अब अंदर वाला जो है उसका जो रेडियस आपको, क्योंकि अगर आपको किसी भी सर्किल का एरिया निकालना है तो उसके लिए पहले आपको रेडियस पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर C1 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर C1 का आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इसका रेडियस C1 को निकालेंगे, देन आप C2 का रेडियस निकालेंगे, देन आप उसको जो है उसका रेडियस के बाद जो उसका फार्मूला होता है किसी भी वृत्त के एरिया यानी कि क्षेत्रफल का, आपको लगाकर इसको आप जो है आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले तो मेन फिगर आपका बन जाएगा, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अगला पूछा है ये आपका है x = 1/√2 + 1 देन x + 1 का मान। तो ये वही सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, जो आपका ये दिया ठीक है √2 + 1 है, उसका आपको पहले परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी कि अंश और हर में √2 - 1 का गुणा करना पड़ेगा। देन आपको एक सिंपल नंबर प्राप्त हो गया। देन आपसे जो भी पूछ रहा है x + 1 पूछ रहा है, तो आप उसको x + 1 आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से 5 के लिए आपको एक पाई चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। द पाई चार्ट गिवन हेयर शोज एक्सपेंडिचर जो है इनकर्ड बाय ए फैमिली ऑन वेरियस आइटम एंड देयर सेविंग्स, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पाई चार्ट। तो यहाँ पर पाई चार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो आपको पाई चार्ट दिया है यहाँ पर 120% यहाँ पर क्या है कि टोटल जो है किसी भी सर्किल का होता है एंगल 360 यानी 360 डिग्री होती है। अब इस जो टोटल है इसको जैसे कि 120 डिग्री, 70 डिग्री, 36, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 120 जो इसका पार्ट है, ठीक है, 120 डिग्री जो आ रहा है वो खाने पे खर्च किया, शिक्षा पर 70 डिग्री खर्च किया, ड्रेस अदर्स पर 36 बचाया है, 60% 60 डिग्री सॉरी, मकान का किराया दिया है 54 या मकान का पे खर्च किया है, और क्लॉथ यानी कि कपड़े पे 20 यहाँ पर डिग्री खर्च किया। अब ऐसे पूछ क्या रहा है, इफ़ मंथली इनकम बता रहा है आपको 36,000 रुपये है, देन ईयरली सेविंग इज, तो ईयरली सेविंग कितनी की, तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि आप इसको अनुपात के फॉर्म पे भी कर सकते हो। जब 360 पूरा था, ठीक है, उस समय जो इसका ईयरली सेविंग था 60 था, सेम हो जाएगा जब आपका 36,000 रुपये होगा तो ईयरली सेविंग x मान लो। तो यहाँ पर जो हमने ये लिया है ये है आपकी जो भी एंगल्स जो भी इसमें दिए हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा जो है जो संपूर्ण है वो 360 है, और यहाँ भी संपूर्ण जो सैलरी वो 36,000 रुपये है, और यहाँ पर सेविंग का जो इसका एरिया जो खांचा कटा है वो
60 डिग्री का है और यहाँ पर हम इसको x मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो सॉल्व करेंगे आप देख पाएंगे सेम इसी तरह यहाँ पर किया है, ठीक। इसको वही अनुपात में यहाँ पर आप कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 72,000 रुपये। इस हिसाब से सॉल्व ईयरली सेविंग पूछा, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखिए एक चीज़ और है, ईयरली सेविंग पूछा है तो जो हम सेविंग निकालेंगे वो आपका मंथली इनकम के अकॉर्डिंग निकलेगा। ईयरली निकालेंगे तो 12 का गुणा करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 12 का गुणा किया है तो आपका 72,000 रुपये ईयरली आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से सॉल्व करेंगे, बाकी सभी ऐसी तरह से हैं आप सभी। जो अगला 14 नंबर है तो सबको वैसे आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर दिया है एजुकेशन में जो एक्सपेंडिचर इनका हो रहा है वो है 1600 रुपये, ठीक है। मोर देन दैट ऑफ हाउसिंग देन द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, तो यहाँ पर बताया है कि आपको कितना ज़्यादा है बताना है, तो आपको बताना है एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड पे कितना एक्सपेंडिचर यहाँ पर हो रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको देख लेंगे 1600 रुपये है वो एक्चुअल में कितने एंगल का जो एरिया कवर कर रहा है उस अकॉर्डिंग जो है आप दूसरों को भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, एजुकेशन का जो आप चार्ट पे देखेंगे तो 70 का है, एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग में 54 का है। तो जो डिफरेंस आ रहा है कितना ज़्यादा है वो आपका आ रहा है 16, और फिर आपको सिंपल यहाँ से आप जो आपका दिया हुआ है ये रेशियो जो आपका, ठीक है, मंथली इनकम वाला ये था आपको पहले से दिया, तो आप इस तरह से आराम से इसका रेशियो में निकाल के आप कर लेंगे, आ जाएगा। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू सेविंग, तो फूड और सेविंग का क्या रेशियो है, तो सिंपल जो एंगल है आप उसको जो है रेशियो निकाल लें, वही एक्सपेंडिचर का भी रेशियो रहेगा, ठीक है। और इस तरह से आप कर सकते हैं, 16 नंबर भी आप कर ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट in 6 subjects is 88. On subsequent verification it was found that the mark obtained by him in a subject was wrongly copied as 86 instead of 68। तो यहाँ पर देखिए 6 सब्जेक्ट का यहाँ पर औसत यहाँ पर दिया गया है 88, तो आप 6 सब्जेक्ट x1 से लेकर x6 तक मान लीजिए और यहाँ पर बटे में हो जाएगा 88, ठीक है। तो इनका जो 88 अच्छा 6 सब्जेक्ट का है ना, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। 6 सब्जेक्ट का है जो कि 88 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऑन सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन हो रहा है तब ये पाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कॉपीड एज 86 इंस्टेड ऑफ 68। तो यहाँ पर जो x1 से लेकर के x6 तक जो सब्जेक्ट हैं उसमें से कोई एक है जिसको कि 68 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन गलती से क्या लिख दिया है 86 लिख गया है, ठीक है। कॉपीज एज 86। तो यहाँ पर जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप जो करंट सिचुएशन आ रही है उसमें आप मान लो कि x1 ही मान लो, ठीक है, x6 ही मान लो, तो x6 जो है आपका वो s6 हो गया, आपका 86 हो गया, ठीक है। और बटे 6 है सबका बटे बराबर हो गया 88 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x5 प्लस x6 की वैल्यू आप निकालेंगे, 88 इंटू 6 कर देंगे। तो यहाँ से जब आप x1 से लेकर के पूरा x5 तक की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 88 इंटू 6 माइनस 86 कर लेंगे तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x1 से लेकर x5 तक सब्जेक्ट की जो ऐड है सम है वो आपको निकल आएगी। उसके बाद एक जो रियल जो नंबर आपको है वो आपका 68 होने वाला है, तो प्लस जो इसको आंसर आएगा x1 से x5 तक जिसका सम का आंसर आएगा उसमें आप सिंपल 68 ऐड करेंगे और बटे में आप यहाँ पर 6 करके उसका एक्चुअल रेशियो निकाल पाएंगे, एक्चुअल औसत निकाल पाएंगे, ठीक है, सॉरी रेशियो नहीं औसत निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देख पाएंगे वैसे ही किया है, यहाँ पर मैंने x माना था, यहाँ पर s मान लिया, s1 से s6 तक। यहाँ पर एक आपको 86 दिया करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो 528 माइनस 86 प्लस 68, तो 510 जो एक्चुअल नंबर आ गया और बटे 6 कर देंगे तो इसका जो है एवरेज रियल एवरेज निकल आएगा। इससे से आप कर पाएंगे, ठीक है। अगला देख पाएंगे इधर पे जो है आपको फिर से एक यहाँ पर चार्ट दिया है, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग करके दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख पाएंगे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली है, चेतेश्वर पुजारा है, शिखर धवन, इससे से पूरा दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि द एवरेज रन, ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एवरेज रन ऑफ 2 इनिंग ऑफ द प्लेयर्स हु स्कोर्ड हाईएस्ट इन एवरेज, ठीक है। तो जो जिन्होंने जो है हाईएस्ट निकाला है, हाईएस्ट जिन्होंने इनिंग्स करी है, देखिए यहाँ पर 2 जो पॉइंट्स हैं खिलाड़ी एक एक हैं, एक तो जो इसमें सिंपल वाइट है वो इनिंग का है और पहली इनिंग का है, जो दूसरा जो ब्लैक में है वो सेकेंड इनिंग का है। तो आपसे जो पूछा गया सिंपल देखिए
फ्रॉम द फिगर इट कैन बी सीन, जो है आप समझ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी है स्कोर द मैक्सिमम रन, उन्होंने मैक्सिमम रन जो है स्कोर यहाँ पर किया तो 60 और 80 जो उनका है यहाँ पर देख पा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी का मैक्सिमम इन्होंने गेन किया तो यहाँ पर 60 बनाया है, फिर यहाँ पर 80 बनाया, तो दोनों का आपको यहाँ पर एवरेज पूछा है तो दोनों का ऐड करके बटे 2 कर देंगे तो आपको एवरेज निकल आएगा। द एवरेज रन इन 2 इनिंग ऑफ प्लेयर हु हैज स्कोर्ड मिनिमम एट द सेकेंड इनिंग, तो सेकेंड इनिंग में मिनिमम कौन स्कोर कर रहा है, तो मिनिमम सेकेंड इनिंग में स्कोर कर रहा है चेतेश्वर पुजारा, तो इसका जो अब इसी ब्लॉक को पकड़ लो तो 70 और प्लस 10 बटे 2 कर देंगे तो आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो ये आ गया। देन 19 नंबर पूछा गया है द एवरेज स्कोर इन सेकेंड इनिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई 4 प्लेयर्स, द एवरेज स्कोर इन सेकेंड इनिंग, तो चारों प्लेयर के सेकेंड इनिंग का जो स्कोर है आप देख पाएंगे महेंद्र सिंह धोनी का सेकेंड इनिंग का 80 है, विराट कोहली का 50 है, चेतेश्वर पुजारा का सेकेंड इनिंग 10 है और शिखर धवन का सेकेंड इनिंग का 20 है, तो इन सभी का सेकेंड इनिंग जो है उसका एवरेज निकालना है, तो आप सिंपल सबको ऐड करके बटे 4 कर दोगे तो आपको आ जाएगा। देखो यहाँ पर 80 50 10 प्लस 20 बटे 4 कर दिया है, आ गया है। द टोटल स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग कंट्रीब्यूटेड बाय द 4 प्लेयर, तो टोटल स्कोर इन फर्स्ट इनिंग पूछा है, एवरेज नहीं पूछा है, तो जब टोटल पूछेगा तो सभी को बस ऐड कर दोगे, बटे कुछ नहीं करना नहीं है, सिंपल सबको ऐड कर दिया। तो इस तरह से मैथ के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो चुके हैं पूरे के पूरे।